हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हल किया। हम लोगों ने दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2 करके लगभग 200 प्रश्नों को जो है बहुत ही बारीकी से हल किया विद एक्सप्लेनेशन। आज दोस्तों हम लोग की आदिकाल की प्रश्नों की श्रृंखला में लास्ट क्लास है पार्ट 3। तो हम लोग का कुल मिला के 300 प्रश्न जो है दोस्तों अच्छा खासा एक तैयार हो गया। दोस्तों यह क्लास आप देखेंगे जो है इसमें तो कोई आपका पेड लगना है नहीं, फिर भी मैं आप लोग को पेड से भी कहीं ज़्यादा अच्छा प्रश्न जो है लेके आई आप लोग के समक्ष, और जो है एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छे से की। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी शॉर्ट नोट्स जो भी मैं प्रश्न बताई हूँ उसमें अपना एक एक जैसे प्रश्न आप लिखेंगे तो वो आपका अच्छे से तैयार होगा, और उससे संबंधित भी जो भी अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी नोट करके आप अच्छे से लिखते जाइएगा, ताकि जो ये प्रश्न रहेगा दोस्तों हम लोग के जैसे आदिकाल से 300 प्रश्न कंप्लीट हो गए, तो जैसे जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा। इतना पूरा आदिकाल मोटी बुक और किताब उठाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो बार बार आप रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास में दोस्तों लगभग जितने भी जो है प्रश्न छूटे हुए हैं हम लोगों के, उन जो है 100 प्रश्नों को हल करेंगे, सारे कवर हो जाएंगे। फिर हम लोग जो है भक्ति काल अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जैसे रेगुलर पढ़ते थे। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप लोग। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ अब। तो दोस्तों आज हम लोग का आदिकाल की महत्वपूर्ण जो प्रश्नावली की श्रृंखला हम लोग की चल रही थी, आज यह लास्ट क्लास है पार्ट 3। तो फाइनली हम लोग लगभग 300 प्रश्न अच्छे से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो है जितना भी मैंने पार्ट जो है 2 बताया 200 प्रश्न, वो लोग आप अच्छे से जो है समझे होंगे और जो है नोट डाउन भी किए होंगे, जो भी आप लोग को कन्फ्यूजन लगा होगा उसमें। जैसा कि मैंने बताया कि जिस प्रश्न में भी या जिस भी रचना में आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगे, एक ही जगह उसको लिख लीजिए, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो वह हो ही ना। ठीक है, होता क्या है कि एक एक जो है रचना जो है थोड़ा सा सेम लगती है ना, जैसे जिन दत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, तो वो सब जो है आप एक जगह लिखिए, और जितनी पंक्तियाँ कल मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी उसको आप एक जगह लिखिए। बाकी तो जब मैं सारा कवर करा दूंगी तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल की जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कथन होगा वो भी मैं कराऊंगी। तो जो भी जो है दोस्त आप लोग अगर नए आए होंगे मेरे इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 300वां प्रश्न है, नेमी नाथ चौपई जो है नेमीनाथ चौपई, इसके रचनाकार देखिए दे दिया है। इसके रचनाकार हैं विजय चंद सूरी। ठीक, की नायिका हैं लोना हैं, राजुल हैं, विशाखा हैं या प्रेमा है। तो दोस्तों नेमीनाथ चौपई जिसके रचनाकार हैं विजय चंद सूरी, की नायिका हैं राजुल। ठीक है, देखिए प्रश्न जो है हमारा इसमें 2 तैयार हो गया, एक तो नायिका इसमें और जो है किसने लिखा। ठीक है, अब है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को संदेह के कटघरे में खड़ा करने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर वुलर। ठीक है, पृथ्वीराज रासो दोस्तों सर्वाधिक विवादास्पद जो है ग्रंथ रहा है, जैसा कि मैंने बताया था। हाँ, और इसकी जो है प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता, अर्धप्रामाणिकता में जो है अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत दिया। तो मैं पार्ट 2 में सारा डिटेल में बताई हूँ। आज हम लोग जो है देखिए सारे प्रश्न, अगर जो भी मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा क्लास देखा होगा, अब आज की क्लास में उसको बहुत ही ईजी लग रहा होगा। तो दोस्तों अब 298वां प्रश्न है, हिंदुस्तान का तूतिया किसे कहते हैं? हिंदुस्तान का तूतिया तो दोस्तों सबको पता है, अमीर खुसरो। फिर है कि विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? यह जो है कीर्ति लता जो है इनकी रचना। अच्छा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भी शुक शुकी संवाद रूप में रचित ग्रंथ है, यह जो है किसने कहा था? तो जो है दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुक शुकी ना क्या है, भृंग भृंगी। विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? तो वह रचना है कीर्ति लता। फिर अगला प्रश्न क्या है कि परमात्म प्रकाश की रचना किसकी है? जो ठीक है, इसमें दिया है योगेंदु।
इनको जो है जोगिंदू भी बोलते हैं। इनकी एक रचना और है, क्या है वह? योग सार। ठीक है, तो 2 रचना इनकी देखिए हो गई। परमात्मा प्रकाश तो हुई ही, एक आप लोग लिख लीजिएगा, योग सार। फिर है अगला 295वां प्रश्न। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है जैनाचार्य मेरुत्तु। तो अब प्रश्न ये आता है कि सोमप्रभ सूरी के हैं कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, अब जो है दोस्तों हेमचंद्र की रचना है देशी नाम माला कोश है, और जो है द्वाश्रव्य है, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। और है जो है अगला प्रश्न, क्या कली काल सर्वज्ञ किस जैनाचार्य को कहा गया है? कली काल सर्वज्ञ जो है दोस्तों, ये भी जो है प्रश्न जो है हमें जो पार्ट 1 के क्लास में मिला था, फिर यहाँ पे दोहराया हुआ है। तो जो है कली काल सर्वज्ञ किस जैनाचार्य को कहा गया है? देखिए, तो जो है यह हेमचंद्र को कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य के रचयिता पृथ्वीराज विजय। हाँ, यहाँ रासो नहीं है, पृथ्वीराज विजय। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो तो चंद बरदाई है, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया है। तो इसके पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं जयानक कवि। अब देखिए, आप लोग, इसीलिए मैं बोलती हूँ जब भी आप लोग एग्ज़ाम में प्रश्न सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद चारों ऑप्शन देखिए। नहीं कि बस पृथ्वीराज देख लिए, चौहान देखे ही नहीं, फिर चंद बरदाई लगा दी, हो गया गलत। सब माइनर जो है गलतियाँ हमें नहीं करनी है। फिर है अगला कि आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है। ऑप्शन है कि रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। तो आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है जैन साहित्य में। ठीक है, फिर अगला क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। ठीक है, किसमें? 84 सिद्धों में। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे, वक्तव्य किस विद्वान का है? देखिए, यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन इधर दिया हुआ है, डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का या रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। एक बार फिर से मैं कथन जो है रिवाइज कर देती हूँ कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। फिर अगला है क्या प्रश्न? अगला प्रश्न है दोस्तों कि रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का ग्रंथ है? ये देखिए, नया प्रश्न आपको मिला होगा। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का ग्रंथ है? दोस्तों, यह है जो है सिद्धों का। ठीक है, किसका? सिद्धों का जो है सिद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है रत्नाकर जोपम कथा। फिर है अगला प्रश्न कि महासुखवाद का सिद्धांत किस बौद्ध शाखा में मिलता है? ये तो दोस्तों वज्रयान शाखा में। ठीक है, सिद्धों की जो है ना यह वज्रयान तत्व। फिर है अगला, रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय निर्धारित किया था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का जो है समय क्या निर्धारित किया है? 13वीं शताब्दी। फिर अगला प्रश्न है कि वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में या उत्तरी भारत में? तो दोस्तों, वज्रयानियों का जो प्रभाव था वह था पूर्वी भारत में। फिर अगला प्रश्न कि श्रुति के आधार पर वसंत विलास, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रुति के आधार पर जनश्रुति दोस्तों एक तरीके से यह होती है कि वो प्रामाणिक तो होती नहीं है, जनश्रुति के आधार पे होती है वो, लेकिन ठीक है यहाँ पूछा गया है तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। श्रुति के आधार पर वसंत विलास का रचनाकार माना जाता है क्या? मधुकर, रोडा कवि, पातीराम या बालचंद? तो वसंत विलास जो है रचनाकार हैं बालचंद। फिर अगला क्या है कि खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है? क्या है खुसरो का व्याकरण ग्रंथ? नुहसिपिर है। वैसे तो ये चारों जो है खुसरो की ही रचना है, लेकिन इनमें जो है व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? इनमें है नुहसिपर
जो है इनका व्याकरण ग्रंथ है। खलीक बारी तो फारसी कोश फारसी ग्रंथ का जो है पर्याय कोश है ये। फिर है अगला कि विद्यापति की कौन सी कृति अभी तक अप्रकाशित रही है। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, कीर्ति पताका। अच्छा, तो आप लोग बताइएगा कीर्ति लता और कीर्ति पताका में किस जो है राजा का वर्णन किया गया है। ठीक है, राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह थी ना, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। फिर अगला प्रश्न क्या है कि विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रियर्सन ने। फिर है राउलवेल की नायिका। राउलवेल की नायिका हैं पुहुपावती, राउल, रत्नावली, कोशा। राउलवेल की नायिका राउल है। फिर अगला कि निम्न में से व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति पकड़, राउलवेल, रत्नाकर या गंगा वाक्यावली। ठीक है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है वह व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किसने लिखा है। तो दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा ने लिखा है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है, मैथिल भाषा में रचित। राउलवेल रोडा कवि द्वारा। गंगा वाक्यावली यह विद्यापति की रचना है। फिर अगला कि विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है। ठीक है, तो विद्यापति तो फेमस ही है मैथिल कवि के नाम से, एक और जो है कौन फेमस है। तो दोस्तों उमापति जो हैं कवि, वह जो है मैथिली कवि के नाम से ये भी प्रसिद्ध हैं। फिर है अगला प्रश्न कि खुसरो के गुरु कौन हैं। खुसरो के गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को शुक शुक की, देखिए मिल गया ना, वहाँ पे विद्यापति का भृंग भृंगी संवाद था, अब यहाँ फिर से आ गया। पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला है क्या कि किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि बीसल देव रासो में जो है सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है। जो भी जो है मेरी क्लास जो लोग शुरू से पूरा देखे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो उनको सारे प्रश्न यहाँ मिल रहे होंगे लगभग, मतलब 90% तो क्वेश्चन मिल रहे होंगे आप लोगों को। फिर है 276वां जो है क्या है क्वेश्चन कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो है कथन किसका है। यह कथन दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। फिर है कि क्या अगला प्रश्न कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। उक्त कथन किस इतिहासकार का है। यह है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों जितने भी आपको इसमें जो है महत्वपूर्ण कथन पंक्तियाँ मिल रही है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला है कि जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्म सूरी। फिर है अगला प्रश्न, हम लोग आ जाते हैं। हाँ, जिन कुशल सूरी पट्टाभिषेक रास के रचनाकार कौन है। जिन कुशल सूरी पट्टाभिषेक रास के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, सुमतिगढ़, जिन धर्मसूरी, विजय सेन सूरी, धर्म कलश मुनि। तो धर्म कलश मुनि। अच्छा, तो आप लोग जैसे कि प्रश्न अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें प्रश्न जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग ऐसा भी लगाए कीजिए। अब देखिए इनको विजय सेन सूरी, सुमतिगढ़, जिन धर्म सूरी के नाम तो आदिकाल में घूम फिरा के बहुत ज़्यादा, लेकिन ये देखिए धर्म कलश मुनि नया प्रश्न है, तो आप इसे थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग, चूँकि पेपर तो रहता नहीं है, रिस्क ले ही सकते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा के रिस्क लें। 90% क्वेश्चन सही होने के चांस। जैसे सुमतिगढ़ तुरंत आप याद करेंगे, सुमतिगढ़ तो नहीं है, नेमी राज का है। विजय सेन सूरी, ठीक है, ये भी नहीं है। जिन धर्म सूरी भी नहीं, तो जो है तो क्या होगा, धर्म कलश मुनि। ठीक है, अब है अगला प्रश्न की कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है। उद्योतन सूरी। यह भी अच्छा प्रश्न है। फिर है अपभ्रंश नाम से
पहले पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ था? अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ था? तो दोस्तों यह जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ था कि देवसेन कृत श्रावकाचार में या वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में। तो अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में हुआ था। फिर अगला प्रश्न कि कवियों के काल क्रम में असंगत का चयन जो है पहचानिए। यह सब भी प्रश्न जो है दोस्तों जैसे नेट JRF के एग्ज़ाम में आता है मिलाने के लिए, कवियों का काल क्रम या रचना दे देगा उनका जो जब प्रकाशित हुई थी उस हिसाब से कालक्रम जो है पहचानिए। तो देखिए स्वयंभू 9वीं शताब्दी, ये भी जो है फिर है अगला प्रश्न क्या है, ये सही है। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, ये भी जो है बिल्कुल सही है। अब्दुल रहमान 12वीं से 13वीं शताब्दी, ये भी सही है। जिन दत्त सूर्य, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर अगला है कि विद्यापति के पदावली की भाषा है, ठीक है। तो विद्यापति के पदावली की भाषा क्या थी? तो बड़ा इजी प्रश्न है, मैथिली भाषा। फिर सिद्धों का सही समय बताइए। सिद्धों का सही समय दोस्तों क्या है? सिद्धों का सही समय है 9वीं शताब्दी की, 12वीं शताब्दी की, 10वीं की, 7वीं, ये है 9वीं शताब्दी। फिर है प्रश्न सही कौन सा है, इसमें से हमें देखना है। तो इसमें है कि सारे रासो ग्रंथ प्रामाणिक हैं, ये तो है नहीं। पृथ्वीराज रासो देखिए वो भी कितना ज़्यादा विवादास्पद रहा है। सारे रासो ग्रंथ जाली हैं, अच्छा ये भी नहीं है। फिर बीसल देव रासो श्रृंगारिक जो है ग्रंथ है, नहीं, यह तो जो है विरह काव्य गे पदों में रचना रची गई है बीसल देव रासो की। फिर अगला है क्या, पदावली वीर रस की रचना है। तो दोस्तों हाँ नहीं, हाँ पदावली वीर रस की, ये सही है, ये वाला ऑप्शन बीसल देव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। फिर अगला क्या है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि पुष्पदंत को, देवसेन को, धर्मपाल को या स्वयंभू? तो दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को। अपभ्रंश का भवभूति किसको कहते हैं? पुष्पदंत को। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि कवि सरहप्पा का समय राहुल सकृत्यायन ने क्या निश्चित किया था? 693 ईस्वी, 769 या 969 या 796 ईस्वी? दोस्तों इसका सही उत्तर है 769। अब है दोस्तों 264वां प्रश्न है, यह है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि। अब राम कुमार वर्मा के अनुसार तो हिंदी का प्रथम कवि मैंने बताया था कि स्वयंभू है, ठीक है। फिर है कि किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना? ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर है शिव सिंह सेंगर ने। तो ये तो हो गया। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी ने माना था? हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना था, जिसकी रचना है संदेश राचक, वह है खंड काव्य। फिर है अगली जो है रचना 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, कथन किस विद्वान का है? तो दोस्तों जो है यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यह भी इम्पोर्टेंट है कथन। फिर है कि नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? नाथ पंथ का तो प्रवर्तन पता होगा गोरखनाथ ने ही किया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग जो है कॉन्सेप्चुअल देखिए, ये प्रश्न है एक तरीके से, यह विशेषता है। अब देखिए कैसे पता चलेगा हमें किसका है, यह सिद्ध साहित्य का है या नाथ साहित्य का है, जैन का है, लौकिक? तो दोस्तों गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य और कुंडलिनी, देखिए यहाँ से भी पकड़ लीजिए आप लोग। वो लोग जो है कानों में कुंडली जो है पहनते थे ना, तभी तो उनको कनफटा योगी कहते थे। तो यह है किसका? नाथ साहित्य का है। फिर है 259 गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी, प्राण, सांकली, आत्मबोध आदि का गोरख वाणी नाम से संपादन किसने किया था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न क्या है कि इसमें विसंगत अनुक्रम कौन सा है, पहचानना है। स्थूली भद्र रास, यह जो है किसकी रचना है? जिन धर्मसूरी, बिल्कुल सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये भी सही है, व्याकरण ग्रंथ है दामोदर शर्मा का। कुमारपाल चरित,
ये भी सही है हेमचंद का। अच्छा, तो आप लोग कुमारपाल प्रतिबोध बताइएगा कमेंट करके कि किसकी रचना है। फिर चंदन बाला राज स्वयंभू, बिल्कुल नहीं, चंदन बाला राज तो आसगू कवि का है, तो यह ऑप्शन गलत है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि इसमें भी है कि जो है विसंगति अनुक्रम बताना है। तो पद्मिनी चरित्र लालचंद का है, बिल्कुल जो है सही है। नल दमयंती कथा व्यास कवि का है, सही है। बेली कृष्ण रुक्मिणी री रोडा कवि, ये दोस्तों है पृथ्वीराज का, हाँ ये पृथ्वीराज का है, तो ये गलत है। फिर है बीसल देव राशो नरपति नाग, ये बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है 256वां, क्या है असंगत अनुक्रम बताना है इसमें। भविष्यत कथा दल जो है धनपाल, बिल्कुल सही है। फिर प्रबंध चिंतामणि मेरुत्तु, ये भी सही है। तो अब बचेगा 2 ऑप्शन, देखते हैं। हरिचरित्र लालचंद, नहीं ये तो हरिचरित्र लालच दास की रचना है, हाँ ये असंगत है। फिर है राउल वेला रोडा कवि, ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है कौन सा, हाँ ये भी असंगत जो है इसमें छांटना है। पुरुष परीक्षा विद्यापति का सही है। करकंडचर्यु, बाप रे बाप नाम ऐसा है, करकंडचर्यु, ये भी सही है। कनकामर मुनि का है। गाथा सप्तशती हाल, ये भी सही है। विजय पाल रासो, ये जगनीक का नहीं है, ठीक है, ये जो है नल्ले सिंह का है, तो यह गलत है। फिर है अब अगला प्रश्न डोम्बी गीतिका। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग लास्ट ये आज क्लास है आदिकाल के प्रश्न पत्रिका, लगभग आप लोग को अब सब इजी लग रहा होगा क्योंकि दोनों प्रश्नावली में लगभग इतना हम लोग रचना और रचनाकारों को पढ़ लिए हैं। अब देखिए आसानी हो रही होगी। डोम्बी गीतिका योगचर्या अक्षर द्वीपोपदेश किसकी रचना है। तो दोस्तों यह जो है डोम्भिपा की है, डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश। फिर है सिद्धों की संख्या राहुल संकृत्यायन ने कितनी मानी है। 84 मानी है। किसने मानी थी, राहुल संकृत्यायन ने। फिर है पाहुन दोहा का अर्थ क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 252वां यह है दोस्तों, पाहुन दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। किसकी रचना है, राम सिंह की है। फिर अगला क्या, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा था। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। स्वयंभू, पुष्पदंत, राम सिंह या देवसेन। तो भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा था। तो दोस्तों पुष्पदंत की। फिर अगला प्रश्न, चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी। ये तो पता होगा आप लोग को, स्वयंभू ने की थी दोहा के बीच चौपाई के बीच दोहा की जो है शुरुआत। फिर है खालिक बारी की रचना किस लिपि में लिखी गई है। ये तो फारसी भाषा में लिखा गया है। किसकी है, अमीर खुसरो की है। फिर है अगला प्रश्न क्या है कि अपभ्रंश व ब्रजभाषा मिश्रित भाषा अपभ्रंश व ब्रजभाषा, देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। अपभ्रंश व ब्रजभाषा मिश्रित भाषा कहलाती है पिंगल। अच्छा, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा क्या कहलाती है, डिंगल भाषा, ठीक है। अपभ्रंश व देखिए यहाँ आई गया, अपभ्रंश व राजस्थानी भाषा कहलाती है डिंगल भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया था, क्या दिया था, प्राकृता भाष हिंदी। एक कथन भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कथन वो पार्ट 2 में है, आप लोग देख लीजिएगा जो भी लोग नए आए होंगे चैनल पे। तो दोस्तों फिर अगला प्रश्न क्या है, सरहप्पा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया था। हाँ, तो किसने किया था सरहप्पा की रचनाओं का दोहा कोश में संपादन, प्रबोध चंद बागची ने किया था। फिर अगला प्रश्न कि शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ, शिलांकृत कृति मैंने बताया था राउलवेल। फिर है वसंत विलास 84 छंदों का काव्य है, क्या है, भक्ति काव्य है, श्रृंगारिक काव्य है, नीति काव्य है, वीर काव्य है। तो वसंत विलास है तो श्रृंगारिक काव्य होगा, नाम से स्पष्ट है। फिर है गोरखनाथ के हठ योग पर किसका प्रभाव मिलता है, पतंजलि का, मच्छेंद्र का, पाणिनि का या सरहप्पा का। तो दोस्तों गोरखनाथ के हठ योग पर पतंजलि का प्रभाव दिखता है। फिर है कि आदिकाल में बालनाथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है। आदिकाल में बालनाथ जालंधर नाथ को कहा गया है। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान,
पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद हैं। और कौन से हैं? और हैं दशरथ शर्मा हैं, माता प्रसाद गुप्त हैं, सुनीति कुमार चटर्जी हैं। क्लियर। फिर है अगला प्रश्न क्या है, प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश नाम से किस कवि की रचनाएं संपादित की हैं? ये भी बड़ा अच्छा है। ये देखिए दोहरा गया प्रश्न भी 245वें प्रश्न पे था ना। तो दोहा कोश तो सरहप्पा की है, तो प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश नाम से जो है रचनाएं संपादित की हैं। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित रहा है? इनकी जो है भाषा जो है सर्वाधिक विवादित रही है। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? राजनीतिक है, श्रृंगारिक है, धार्मिक है या वीरता परक है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ राजनीतिक है। फिर है अगला प्रश्न क्या है, मैथिली की प्रथम गद्य कृति है पदावली या कीर्ति पताका या वर्ण रत्नाकर या है प्राकृतिक पैंगलम? तो प्रश्न क्या है, फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ कि मैथिली की प्रथम गद्य कृति कौन सी है? तो दोस्तों वर्ण रत्नाकर, जिसके जो है रचनाकार हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर, प्राकृतिक पैंगलम के लक्ष्मीधर। फिर क्या है अगला प्रश्न कि पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? पद्मावती समय यह जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का ही हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। फिर है कि असंगत जोड़ा छाटिए, दंगवय पुराण किसकी है? भीम कवि की है, बिल्कुल सही। बेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज की है, भी सही है। गाथा सप्तशती हाल, ये भी सही है। श्रावकाचार्य ये तो देवसेन का है ना, तो ये जो है गलत हुआ। फिर है कि अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशाभिधान और खेलन कवि आदि की उपाधियां किस कवि को प्राप्त हैं? यह तो दोस्तों विद्यापति को उपाधियां प्राप्त हैं। फिर है कि हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ में आरंभ होती है? तो राउलवेल कृति में, शिलांकित कृति है, रोडा कवि इसके रचनाकार है। फिर है क्या कि विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? विद्यापति राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के आश्रित थे। तो कीर्ति सिंह जो आश्रित थे उनकी रचना आप बताइए कौन सी है, कीर्ति लता या कीर्ति पताका, कमेंट करके। फिर है कि विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन हुआ है? ये देखिए आ ही गया है यहाँ पे। तो विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन हुआ है? तो दोस्तों कीर्ति पताका में। अब बचा कीर्ति लता, उसमें कीर्ति सिंह का हुआ है। फिर है ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्वाश्रव्य प्रकाश शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की है? तो ये हेमचंद्र ने की है। फिर अगला है विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? तो भिंग भिंगी संवाद के रूप में की है। मेघदूत और संदेश राशा की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? यह जो है दोस्तों बीसल देव रासो ग्रंथ में मिलती है। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रवरदाई किस राजा के आश्रित थे? तो ये जो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के थे। ठीक है, इनकी रचना है ना पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्रवरदाई की। और अगली क्या है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के वृहद संस्करण में समय या खंड कितने हैं? तो दोस्तों 69 समय हैं और छंद कितने थे? 68। फिर अगला क्या कि आदि पुराण, महापुराण और जसहर चरियों की रचनाकार कौन है? तो हैं ये पुष्पदंत। देखिए एक ही जगह इनकी इतनी सारी रचनाएं मिल गई। फिर है अगला क्या कि संस्कृत प्राकृत काव्य कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी हैं। फिर है करकंड चरियु नामक, देखिए सब दोहरा रहा है प्रश्न दोस्तों कैसे घुमा के। करकंड चरियु जो है नामक जैन कृत के लेखक हैं मुनि कनकामर। फिर है रणमल छंद के रचनाकार कौन है? रणमल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर। फिर क्या है अगला प्रश्न कि खालिक बारी नुहे सिपहर और दो सुखने पहेलियों के रचनाकार हैं कौन है? अबुल हसन। देखिए इनका एक और नाम था ना अबुल हसन, अमीर खुसरो दे अबुल हसन दे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। फिर अगला प्रश्न क्या कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं कौन है?
मधुकर कवि। और जयचंद्र प्रकाश के देखिए आगे दे ही दिया है, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं भट्ट केदार। फिर अगला प्रश्न है कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन। अच्छा ये तो कथन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शिव कुमार मिश्र का या बच्चन सिंह का? तो दोस्तों यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर है अगला कि कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मच्छेंद्र नाथ, जो कि इनके गुरु थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम मिलता है विष्णु शर्मा। तो मच्छेंद्र नाथ जो है योगी थे जिन्हें स्त्री मोह में फंस गए थे, गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया था। फिर अगला प्रश्न क्या है कि खुमार रासों की रचना किस साहित्यकार ने की थी? दलपति विजय ने की थी। फिर है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद बरदाई और इनके द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। फिर है कि गार्षा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? तो दोस्तों यह जो है गार्षा तासी ने राजसूय है। अच्छा, हरप्रसाद शास्त्री और उनका रामचंद्र शुक्ल का, उनका आप लोग जो है यहीं पे लिख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल का तो रसायन है, नरोत्तम दास का रासक है। अगला क्या है कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे मांगा है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? इंशा अल्लाह खां, गोरखनाथ, चंद बरदाई या जो है गंग कवि? तो दोस्तों गोरखनाथ को जो है माना है। फिर है ये कथन, अरे ये कथन तो भाई इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। एक साल में अगर हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या मतलब सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम, तो ये तो कथन तो भाई आता ही है। क्या है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? तो यह उक्ति जो है विद्यापति की पदावली के विषय में कही है। किसने? शुक्ल जी ने। फिर अगला प्रश्न क्या है कि असंगत छाटिए। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर का है, ये सही है। खलीक बारी अमीर खुसरो का बिल्कुल सही है। कर्पूर बंजरी राजशेखर सही है। राम सिंह दंगवय पुराण ये गलत है। फिर है कि आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी जाती है? तो इन्होंने पुष्पदंत, इन्होंने स्वयं को ये उपाधि दी थी। किसकी? अभिमान मेरु की। दोस्तों अब हम लोग लगभग ख़त्म होने वाला है आज की क्लास। ये बौद्ध गान ओ दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? सिद्धों की है, जैनों की है, नाथों की है या संतों की है? तो दोस्तों बौद्ध गान ओ दोहा जो है सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। अगला क्या है कि किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया जाता है? तो यह जो है पृथ्वीराज रासो जो है जो ग्रंथ है उसका जो है अध्याय खंडों या समय में विभाजन करके किया जाता है। फिर है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। क्या माना है? रास या रासो या रसायन या रासक। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है। फिर अगला प्रश्न है कि सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह जो है सरहप्पा ने किया था। क्या? कि सबसे पहले दोहा और चौपाई की परंपरा की शुरुआत। फिर अगला प्रश्न कि किस ग्रंथ से बनारस और आसपास की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? तो दोस्तों यह जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है उसमें जो है बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। अच्छा, तो ये तो इसका सही आंसर हुआ और इसकी जो है रचनाकार हैं दामोदर प्रकाश। उक्ति व्यक्ति प्रकरण देखिए इधर मिल गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ एक तरीके से व्याकरण ग्रंथ है, इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। फिर अगला प्रश्न कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? यह है दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का प्रसंग है। अब है अगला प्रश्न क्या कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। कौन है वह? रामचंद्र शुक्ल।
श्याम सुंदर दास ने तो प्रामाणिक माना था, कर्नल टांड ने भी, और मिश्र बंधु ने, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों ये श्याम सुंदर दास, कर्नल टांड और मिश्र बंधु ये तो जो है प्रामाणिक माने थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने अप्रामाणिक माना है। तो दोस्तों आज हम लोग का जो है लगभग 300 प्रश्न कवर हो चुका है आदिकाल की महत्वपूर्ण प्रश्नावली की श्रृंखला में। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह तीनों क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अब कल की क्लास में अब हम लोग फिर से अपना जैसे भक्ति काल पढ़ रहे थे वैसे उसको जो है आगे बढ़ाते हुए सारी क्लास बच्चे से कवर करेंगे, और उसमें भी जैसे एक एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग बोलेंगे, या फिर जैसे संत काव्य ख़त्म हुआ तो उससे संबंधित प्रश्नावली करा दूंगी, या फिर पूरा भक्ति काल ख़त्म होगा तब जो है हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग जैसा बताएंगे वैसा ही करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।